हेलो एवरीवन, ट्रू एजुकेशन पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 की हाइलाइट्स देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे की, और नाम है इसका एक्सटर्नल सेक्टर वॉचफुल एंड होपफुल। काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं जो कि 2022 में हुई हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ करी जा रही है वॉचफुल। और जो 2022 तक जो चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए हम फ्यूचर को लेकर होपफुल हैं विद रिगार्ड टू एक्सटर्नल सेक्टर। ये जो बेसिकली चैप्टर है ना दोस्तों, इसके लिए आपको ना एक चैप्टर करना पड़ेगा स्टैटिक पोर्शन में से, जिसको हम लोग कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये चैप्टर का बेस अगर आप नितिन सिंघानिया से करने जाओगे ना डायरेक्टली, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब ये जितने लोग आप लोग मेरे को सुन रहे हो, चाहे कोई भी है, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला नितिन सिंघानिया में से, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो। सबसे पहले इसके लिए जो एक अच्छा सोर्स है वो है सीवी सचदेवा। आपको उसमें दो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, और एक कंसेप्ट आता है रो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हर एक कंट्री ये कोशिश करती है कि एक्सपोर्ट से जो उसकी अर्निंग हो रही है और इंपोर्ट में जितना पैसा उसका जा रहा है, मतलब मैंने ये सिंबल इसलिए बनाया है, मतलब मेरे एक याद करने का तरीका होता है कि ये जो हिंदुस्तानी रुपया का सिंबल है ये हमारे देश में आएगा, और हम जब इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वो इंडियन रुपी तो लेंगे नहीं हमसे, उनको हमें जनरली डॉलर्स में या फॉरेक्स में पे करना होता है, ठीक है। इसके बीच में क्या ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मैं ये सिंबल ऐसे लगाऊं या फिर ऐसे लगाऊं, बताओ सिंबल ए लगाऊं या बी लगाऊं, इनके बीच में कैसा होना चाहिए? ए ना, ये सिंबल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। बेसिकली ये माना जाता है इसमें कि भले ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए जो पैसा का आना जाना जो लगा है देश के अंदर, एक बार इसको मिटा के क्लियर करता हूं मैं आपको, भले ही उसका सिंबल ऐसा ना हो तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। भले ही उसका सिंबल ऐसा ना हो तो कोई बात नहीं, एक ऑप्शन होता है, एटलीस्ट इतना तो मेंटेन कर लो कि वो इक्वल रहे। तो हर एक कंट्री ना इस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करती है। जैसे कि मुझे एक बात बताओ, हम सी 100 पर बैठे हैं और हम बैलेंस उसको हमेशा कर सकते हैं क्या? हम सबका वेट इक्वल निकलेगा क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं कि बीच में उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। ऐसी एक कंट्री ना इसी मुशक्कत में लगी रहती है। अब जब भी इनमें से कोई चीज़ बढ़े जो कि देश के लिए अच्छी हो, तो वो ये अच्छी होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए हमारे, क्योंकि इससे पैसे का आना होगा हमारे देश के अंदर। जो इंपोर्ट है ना, हर एक कंट्री करंट 21st सेंचुरी में इस चीज़ की मुशक्कत में लगी हुई है, मेहनत में लगी हुई है कि वो ना अपने देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर लें। इससे क्या होगा, एक तो देश के अंदर ही लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, वो प्रोडक्ट जो है देश से बाहर जाएंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इंपोर्ट की जो लागत है वो कम होगी। मुझे एक बात बताओ, इंपोर्ट करना अच्छी बात होती है कि बुरी बात होती है किसी भी कंट्री के लिए? मतलब जर्नल चीज, मतलब एक बहुत ब्रॉड चीज में बताना है इसको, मतलब निग्लेक्टिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स। बुरी चीज होती है, क्योंकि इंपोर्ट का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या है, नेगेटिव रिपरकशन क्या है इंपोर्ट का? एक सबसे बड़ा, हमारे क्या कम हो जाता है उससे देश में? फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि देश में जो पैसा होना चाहिए था, जो आना चाहिए था, जो आ भी रहा है, काफी हद तक वो इंपोर्ट से मंगवाया हुआ जो सामान होता है उसको उसके लिए पे करने में निकल जाता है वो पैसा, कह सकते हैं, है ना। अब ना हमारे देश में पैसा लगातार बना रहे, तो आपको भी पता है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक इनसाइट और देना चाहूंगा। आपको भी पता है हमारे देश में देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा कुछ, चलो ठीक है देश के अंदर अंदर तो वो अच्छा होगा, लेकिन अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ ऐसा भी बूम नहीं कर रहा है कि आप सोचो हम लोग वर्ल्ड में एक महारत हम लोगों ने हासिल कर ली है कि हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का बहुत एक हाई लेवल पर एक्सपोर्ट करवाने लगे हैं, लाइक चाइना। इतनी इतनी मतलब ठीक है तरक्की हो रही है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा हो रही है कि हमने कि चाइना के लेवल पे पहुंच गए हैं, फिर चाइना को आउट कम्पीट कर दिया हमने, बताओ।
नहीं ना। लेकिन तो हमारे देश में जो फॉरेक्स आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आता है, जो भंडार पड़े पड़े हुए हैं, इसके पीछे फिर मुख्य कारण क्या है? मैं खुद आपसे कह रहा हूं, आप खुद भी इस चीज को जानते हो। देखो, जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा कोई इतना स्ट्रांग नहीं है। हमारी सारी पॉलिसीज अर्पित इसी बात के तो ऊपर टिकी हुई है कि सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रांग करना है। चाइना ने इसी बात की तो महारत हासिल कर ली है। आपको मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखते हैं वर्ल्ड के अंदर? बताओ सब लोगों को। दुनिया में है? दुनिया में छोड़ो, हिंदुस्तान में है। आप लोकल मार्केट जाते हो, कितनी चीजें दिख जाती हैं आपको मेड इन इंडिया? बताओ। बहुत कम है। हम लोग ज्यादातर इंपोर्ट 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 के ऊपर वो है। और बेसिकली जो दूसरे कंट्रीज है ना, एक टर्म यूज होता है आईआर में, आप लोगों ने सुना होगा अंकिता, कि जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना, वो बल्क में गुड्स क्योंकि हमें सप्लाई करती है तो वो हमें सस्ते रेट लगा देते हैं। जितना इस देश में पैदा करके उतने रेट नहीं हो सकते, तो वो बेसिकली गुड्स को डंप करते हैं। तो सरकार अर्पित इसके ऊपर डंपिंग ड्यूटी भी लगाती है कभी कभार, है ना, कि वो डंप ना कर सके, है ना, कि बल्क में बेचकर यहाँ का कंपटीशन खत्म करने के लिए। और चाइना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाता है ये वाली, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर, कि लोकल जो रोजगार है वहां पर खत्म कर दो, और लोगों को तो खाने से मतलब है और सस्ता खाने से मतलब है। मैंने किसी चैप्टर के अंदर, आई थिंक स्टैटिक पोर्शन के अंदर, इस बात को डिस्कस भी करा था कि अगर कोई एक लोकल दुकानदार है, वो 5,000 की 5,000 कोई चीज़ें बना रहा है, कोई भी जूता, कपड़ा, चप्पल, जो मर्जी मान लो, लेकिन वो अब उसको अपनी लागत को कवर करने के लिए भाई एक रेट तो मार्केट में रखना पड़ेगा ना। लेकिन दूसरी कंट्रीज का क्या है? सिंथेटिक इंडिगो की दिक्कत क्या थी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में? वो बल्क में प्रोड्यूस हो जाता था ना फैक्ट्रीज के अंदर। और यहां पे लंका लगवा दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कि पहले तो इंडिगो उगवा लिया। और इंडिगो उगाने की एक सबसे बड़ी कीमत क्या होती थी अंकिता? कि जिस खेत पर इंडिगो उग जाए वहां पर कोई और फसल कभी हो ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने बोल दिया कि अब नहीं, अब हमें नहीं उगवानी है तुमसे इंडिगो, अब हमारे यहाँ बनने लगी है सिंथेटिक वाली, अब हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे। और फिर वो खेत को करें क्या फिर किसान? तो ऐसे ये है कि वो बल्क में गुड्स यहाँ पर आने लगा है। अब लोग जो है, हमें तो भाई सस्ते गुड्स से मतलब है ना भाई। कहने के लिए ये चीज़ अच्छी होती है अर्पित, लेकिन देशभक्ति को इस चीज़ में थोड़ी ना दिखाएगा अपनी, कि आप मतलब अपना पैसा लगा लगा के मतलब आप गुजारा नहीं कर पा रहे हो अपना, और देशभक्ति आप अपने मन के अंदर जगा के रखो। ऐसे भी नहीं होती ना आज के समय में देशभक्ति। रियलिटी इज रियलिटी, है ना। तो मुझे आपसे अभी भी ये आंसर नहीं मिला कि फिर जब इतनी सारी समस्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक्सपोर्ट को तो प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, तो यानी कि भाई एक्सपोर्ट के थ्रू हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना नहीं आ रहा है, तो मेजर इसके पीछे कारण क्या है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भंडार कैसे पड़े हुए हैं? ये कौन कंट्री ऐसे क्यों बेफालतू में? हाँ, वो भी ठीक है, एक हद तक है वो भी। इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हम हिंदुस्तानी खुद, एंड जो कि वो हिंदुस्तानी फॉरेन देशों के अंदर जाकर काम करके इतनी कमाई को सेव कर ले रहे हैं कि उसका कुछ अमाउंट ऑफ पोर्शन वो इंडिया भिजवा रहे हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? इस पूरी प्रक्रिया को रेमिटेंसेस। अरे रेमिटेंसेस, हाँ, वो ब्रॉडर कैटेगरी में माफिया का पार्ट है। मतलब मैं ठोस इकोनॉमिक्स की तरफ अभी नहीं जा रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स की नहीं, इसको नॉर्मल भाषा में अंदर जो अखबारों के अंदर जो कवर होता है हेडलाइन, रेमिटेंसेस, यही होता है रेमिटेंसेस। बताओ, ठीक है। और टॉप रेसिपिएंट कौन है रेमिटेंसेस के मामले में? इंडिया, ठीक है। लेकिन रेमिटेंस जो, चलो ठीक है, यहां पर आ रहा है, ओके, अच्छी बात है। बहुत सारे हिंदुस्तानी इसका मतलब वर्ल्ड में जाकर काम कर रहे हैं और वो देश में पैसा भेज रहे हैं। अच्छा, रेमिटेंस मतलब हमारे देश में कैसे आ जाता है? इसकी भी एक प्रक्रिया ना बहुत यूनिक है, ये भी आपको जानना चाहिए। मतलब हमारे देश में सरकार क्या इस एग्रीमेंट के बेसिस पर बंदे को बाहर भेजती है कि अगर तुम जॉब करने जा रहे हो तो नेसेसरीली तुम्हें इतनी कमाई भेजनी ही भेजनी है हिंदुस्तान? ये ऑटोमेटिकली कैसे आ जाता है रेमिटेंस? मतलब सरकार के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट होता है क्या लोगों का? मस्ट होता है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, तो लोग बेसिकली, हाँ बिल्कुल। तो पता है ये वाला एंगल जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, एक एक शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, आईआर के मामले में जब भी रेमिटेंस आएगा ना शब्द,
देखो रेमिटेंस शब्द ना आईआर के जो सॉरी जीएस पेपर 2 का जो सिलेबस है पीएसआई आ रहा है उधर ना रेमिटेंस वर्ड नहीं दे रखा है, लेकिन रेमिटेंस एक शब्द दे रखा है जिसकी वजह से रेमिटेंस उसका ऑलरेडी एक आउटकम है। मैं रिपीट करता हूँ उस बात को। जीएस पेपर 2 और पीएसआईआर का जो आपका सिलेबस है यूपीएससी का, वहां पर रेमिटेंस वर्ड डायरेक्टली नहीं दे रखा सिलेबस के अंदर, लेकिन एक शब्द दे रखा है। उस शब्द का परिणाम जो है आउटकम है वो रेमिटेंस की फॉर्म में ही निकलता है। शब्द सुना होगा आपने जीएस पेपर 2 के अंदर, इंडियन डायस्पोरा सुना है, इंडियन डायस्पोरा। और यहां पर बेसिकली बात क्या है, ये एंगल जो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में रेमिटेंस क्यों बढ़ता है, इसके पीछे एक बात को लिखाना क्यों, हमें सारी चीज़ें कनेक्ट करके चलनी पड़ती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ना थोड़ा आजकल डाइवर्सिफाई आंसर लिख नहीं पाते क्योंकि उनकी थिंकिंग ना ज़्यादा अखबार पढ़ के भी खराब हो जाती है। मल्टी डायमेंशनल चीज़ तब वक्त करती है जब आपने लिमिटेड पढ़ रखा हो। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा होगा ना तो आप सारी कुछ याद ही नहीं आएगा आपको 150 वर्ड्स के अंदर या 250 वर्ड्स के अंदर। तो उस वर्ड का नाम है, मतलब ये आपको कहीं किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। अच्छा, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा ये किस वजह से होता है रेमिटेंस, मतलब हमारे देश में क्यों बढ़ते हैं लोग, क्यों मतलब पैसा वगैरह भेज रहे हैं यहाँ पर ऐसा कुछ करके। चलो फैमिली की नीड्स है मीट करने को, ठीक है, लेकिन फिर इंडिया टॉप की कंट्री क्यों है, और भी तो हो सकती थी। नहीं वो तो ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो तो कर रहे हैं, लेकिन भाई उनको इतनी बचत कहाँ हो रही है कि वो यार इतना वो भेज रहे हैं और रेमिटेंस बढ़ जा रहे हैं। ये ठीक है, ठीक है, एग्री। अब मैं इसके पीछे एक रीज़न बताता हूँ। आपको पता है, एक बात बताऊँ, हमारे देश में ना पर पर्सन जो रेमिटेंस भेजता है ना वो बहुत कम भेजता है, बहुत कम भेजता है। लेकिन हिंदुस्तानी जितने बाहर काम कर रहे हैं ना, तो इसको आप ऐसा मान लो कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। अब वो छोटी 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 कमाई हमारे देश में आती है ना जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर। अब कितने हिंदुस्तानी होते हैं, हिंदुस्तान की आबादी तो पता ही है आपको, इसमें तो कोई शंका है ही नहीं। जब इतने सारे लोग एक बूंद बूंद के बराबर, एक छोटी छोटी ड्रॉप के बराबर एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब हमारे इंडिया में पहुंचाते हैं रेमिटेंस की फॉर्म में, तो वो सागर बन जाता है, पूरा का पूरा ओशन बन जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर है इंडिया की पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, ये वाला एंगल तो बहुत सारे लोग लिख लेंगे, ये तो मैंने अपने सिलेक्टेड दोस्तों के मुंह से भी सुना हुआ है ये वाला एंगल, ठीक है। हमारा दिमाग जाना चाहिए कि हम किसी को आउट कम्पीट कर सके, एक स्टेप बियॉन्ड लेना है हमें, इसके बियॉन्ड जाकर। इसके पीछे जैसे अर्पित ने कहा, अर्पित बहुत क्लोज है अपने आंसर के अंदर, कि इंडियंस का जो नेचर है ना, जो साइकोलॉजी, वो सेविंग्स करने की नेचर के, मतलब बेसिकली जो हिंदुस्तानी होते हैं वो थ्रिफ्टी नेचर के होते हैं, मतलब बचाना है कुछ ना कुछ। जैसे जैसे कोई चीज़ अगर आ सकती है तो ज़्यादा क्यों लेकर आओ, है ना। नॉर्मल हमारी साइकोलॉजी बचपन से हमें कैसी सिखाई जाती है कि जो चीज़ें दुकान अगर गली में है तो थोक में सामान क्यों लाना, एक ख़त्म हो जाए तो दोबारा ले आना। छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया, मैंने ये एग्जांपल आपको दे भी रखा है। साबुन की टिक्की जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, मैंने उस दिन ईशा आपको ही दिया था ये वाला एग्जांपल, है ना, कि अगर बॉडी वॉश पड़े हुए हैं, साबुन पड़े हुए हैं, अगर वो जब तक ख़त्म ना हो जाए पूरा का पूरा, तो दूसरा निकालोगे तो डांट पड़ेगी, है ना। हम लोग का नेचर बेसिकली ना लुटाने का नहीं होता है। हमारे पास कितना भी हो, हिंदुस्तानियों के पास सर पे तो आप मानते होगे कि ठोस कमाई होती है अच्छे अच्छे परिवारों के अंदर, लेकिन वो बचाते बहुत हैं। जैसे मतलब मान लो छोटा सा एग्जांपल, रियलिस्टिक ही बात करेंगे हम यहाँ पर। एक अच्छा पर्सन कार से उतरा, अपनी सेंट्रो सुमो जिससे भी उतरा, उसने कुछ सामान लिया और वो किसी स्टोर पर है। अगर स्टोर वाले ने ये बोल दिया है ना अर्पित कि इस बैग के सर जी 15 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो वो सामान आइटम कम करवा लेगा, लेकिन वो 15 रुपये देगा नहीं उस बैग के। ज़्यादातर लोग करते हैं ऐसा, कभी ऑब्जर्व करना है बिग बाजार वगैरह में नेचर लोगों का, है ना। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि जिसको कहते हैं ना हिंदी में अनावश्यक पैसे क्यों बर्बाद करना, मतलब बेफालतू के अंदर क्यों पैसे बर्बाद करना। तो हम लोग सेविंग करते हैं, और वो सेविंग फिर क्या है, अर्पित बहुत क्लोज हो, एक चीज को और बता दो तो ये आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर, ये रेमिटेंस की अंडरस्टैंडिंग वाला। सेविंग नेचर है, चलो एक ये साइकोलॉजी ने काम करा है हमारे देश में रेमिटेंस पहुंचाने का, बहुत क्लोज हो अर्पित, बहुत क्लोज, 99.99% पे हो, बस 0.1% बताओ वो क्या बात है इसकी वजह से। देखो वो बात बेसिकली है कि हम लोग ना बिलीव करते हैं, हिंदुस्तानी अपने परिवार को लेकर हम लोग रखते हैं वी फीलिंग। मैंने साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको ये वाला वर्ड एक एक जगह और बता रखा है हिस्ट्री वगैरह में, है ना।
हम लोग वी फीलिंग में मानते हैं। देखो बाकी लोगों को ना दे मतलब जो दुनिया में और लोग हैं ना, वो ना स्वार्थी हैं, वो अलग हो जाते हैं अपने घर परिवार वगैरह से, उनको भूल जाते हैं, वो अपना अपना देखते हैं। हिंदुस्तान में आज भी हिंदुस्तानी परंपरा की ये ब्यूटी है कि हम लोग अपनों को भूलते नहीं हैं। छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, देखो आप कहोगे कि इकोनॉमिक सर्वे में आप ये सब बातें बता रहे हो, भाई यही तो हमारे लेक्चर्स की ब्यूटी है। आपको क्या लगता है जैसे शाइनी ने एमए कर रखी है इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर, ऐसे शाइनी जैसे धुरंधर बैठे हुए हैं एग्जाम के अंदर जो कि हम लोगों को हरा सकते हैं। हमें लेकिन अगर इनको हराना है ना, तो हमारे पास सबसे बड़ा शस्त्र ये है कि अब हम शाइनी की तरह जाकर या किसी और की तरह जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी और गोल्ड मेडल तो पा नहीं सकते, इतना तो टाइम नहीं है हमारे पास, 1 साल का एग्जाम बचा है। अगर हमें ऐसे लोगों के ऊपर गुजरना है, मतलब मैं शाइनी की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे मतलब मान लो पॉलिटी में कोई किसी ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रखा है, इकोनॉमिक्स में कोई पीएचडी कर रहा है, एमफिल कर रहा है, ऐसी अलग 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 सब्जेक्ट, तो हमें ना एक शस्त्र होता है हमारे पास, वो है हमारी साइकोलॉजी। डेवलप कैसे होती है? चारों जीएस पेपर्स में जाकर सोचो, ये वाली चीज काम मिलेगी। जीएस पेपर 3 को मैंने जीएस पेपर 4 के साथ वो कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। आपकी साइकोलॉजी कब डेवलप होगी? चारों जीएस पेपर का जिस दिन सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। मैं जो बार बार बीच में बात नहीं कहता कि एक फूड वेब बनाएंगे हम सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कनेक्ट करने का, तो बस वही वाली बात है कि मैंने इसके ऊपर होमवर्क कर रखा है तो 1 सेकंड में क्लिक हो जाता है। आप भी करोगे तो आप मुझसे भी बेटर चीज़ें सोच पाओगे। जैसे अर्पित का दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, ये गिरेगा किस वजह से? अपने मुंह के बल, क्योंकि इसका कंसोलिडेशन, रिवीजन और टाइम टेबल नहीं है। अभी यही बात हो रही थी ना अर्पित हमारी थोड़ी देर पहले। तो वी फीलिंग है, ठीक है, बहुत हमारे अंदर वी फीलिंग है कि हम लोग अभी भी ना अपने परिवार वगैरह को लेकर चलते हैं। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, जैसे मतलब मान लो कि आपके घर में आपकी चाची से, बुआ से या किसी भी रीज़न की वजह से मम्मी पापा से नहीं पड़ती, लेकिन दुख तकलीफ के अंदर देख करना उनको, कल को अगर आपके पास पैसा हो ना, तो आप 1 सेकंड भी नहीं कतराओगे। मतलब आपका मन भले ही नहीं करेगा, लेकिन आप उनको वो पैसा दे दोगे। रियलिस्टिक इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, आप कनेक्ट कर पाओगे, सारे लोग जानते हो इस बात को। देखो क्या हुआ कि अंबानी ब्रदर्स की आपस में पटती नहीं है, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, लेकिन अभी जब मुकेश अंबानी को कोर्ट ने मतलब क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं जिसकी ख़त्म हो जाती है, नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ बैंकरप्ट को, वो दिवालिया निकल जाता है जिसका, हाँ दिवालिया घोषित हो गया जो, तो अभी तो वो हो रखा है दूसरी बार, लेकिन जब वो पहली बार हुआ था तो इन लोगों की ना माँ भी जिंदा है। तो माँ ने कन्विंस करा मुकेश अंबानी को, देखो छोटा भाई है कोई बात नहीं, और हमारा देखो बात ना अपने अपने को लेकर नहीं है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में नाम है हमारे परिवार का, तो हमें है तो एक ही परिवार के वंश पूरे के पूरे लोग। तो उनकी मम्मी के कहने पर, उनके माता जी के कहने पर मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई का, अनिल अंबानी का, काफ़ी हद तक एक कर्जा चुका दिया था। फिर दोनों ने गले मिला था और ये फोटो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई थी, अगर आप में से किसी ने इस चीज़ को देखा हो। तो ये चीज़ जो छोटी छोटी है ना, ऐसी चीज़ें कैच कर लेता हूँ मैं। और ये चीज़ें देखो, अब वो मुकेश अंबानी का वो टॉपिक ना आज मेरे दिमाग में देखो यहाँ जाकर याद आया है वो, देखो ठीक है। तो हमेशा ना किसी न्यूज़ को ऐसे ही मत देखा करो कि इससे कुछ भी निकल सकता है। भाई मैं तो आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपको देखना तो आप पॉन बैठ के देखो, रोज देखो सनी लियोनी की पॉन रोज बैठ के, लेकिन अगर उसमें देखो सीख पा रहे हो ना, तो वो सीखो कि एथिक्स के अंदर हम कुछ कॉन्डम के बारे में लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे, सेक्सुअल सेफ सेक्स के बारे में लिख सकेंगे कि नहीं लिख सकेंगे। देखो अब रच के भर भर के पॉन देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यूपीएससी का कंटेंट वहाँ से खींचना है आपको। अगर ये नज़रें आप डेवलप नहीं कर सकते तो फिर बेकार है, वो भी देखना, मज़े करना भी बेकार है फिर तो, कि भाई पॉन देख कर भी क्या ही कर लिया आपने, छोड़ो, वो उसमें भी बर्बाद हो आप। तो ये चीज़ है वी फीलिंग, वी एस्पेक्ट, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि हम लोग अपने परिवार को साथ लेकर वो चलते हैं। और अभी भी हिंदुस्तान से, इसका एक और रीज़न है, हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी मिटा नहीं है। क्यों? जैसे मान लो कि आप हिंदुस्तान के बाहर एक लेबर के तौर पर कहीं पर भी काम कर रहे हो, लेकिन आपकी हिंदुस्तान में अम्मी जान रहती हैं, अबू जान रहते हैं, आपके जो वालिद का परिवार है, पिताजी का जो परिवार है काफ़ी बड़ा है, और दादी वगैरह बूढ़ी हैं या कुछ और रिश्तेदार हैं, तो आपने उनसे बोला कोई बात नहीं, मैं इतना इतना भेजते रहूँगा, और यहाँ के मेरे भेजे हुए जो रुपए हैं वो मुझे तो सिर्फ 1,000 रुपये ही पड़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो 5-10 हज़ार रुपये, 15,000 वो हो जाएंगे। इसलिए ना ज़्यादातर लेबरर्स हमारे देश की, और जो नर्सेज होती हैं साउथ इंडिया की, आपको और पे पता होगा, वो गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली सऊदी अरेबिया में जाना बहुत वो करती है पसंद। और यही चीज़ टाइगर जिंदा है में दिखाया हुआ है, जब वो नर्सेज अस्पताल में फंस जाती है गल्फ़ कंट्री में, है ना, जब सलमान खान उनको लेने जाता है। मतलब हालांकि वो रिस्की जोन है, लेकिन ये फिर भी वहाँ पर तेल के कुएं वगैरह में काम करने क्यों पहुँच जाते हैं? क्योंकि इनको पता है भाई हिंदुस्तान में अगर ये मनरेगा में काम कर रहे होते ना,
तो 2 वक्त की रोटी नहीं निकाल पाते, लेकिन उतना ही काम और उससे कम भी काम, जैसे वहाँ पर तो लेबर कंडीशंस फिक्स है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। हाँ बस ये है कि शरिया लॉ वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, हावी है, लेकिन आपको ये हिंदुस्तानी कोई बदतमीजी करने थोड़ी ना गया है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर ये इनको पता है कि अगर हम मजदूरी वाला, सड़क पे झाड़ू लगाने वाला काम भी करेंगे ना, उसकी कुछ सेविंग अगर भेज भी देंगे ना घर, क्योंकि हमारे लिए ऐसा है कि हम कुछ बाजार से ले रहे थे लेकिन वो छोड़ के हमने सोचा कि छोड़ो यार, पैसे बचा के घर पे अम्मी जान अबू जान को भेज देते हैं हिंदुस्तान, उनको भेज दिया आपने पैसे, ठीक है। लेकिन उनकी, आपके परिवार की, आप जानते हो कि इससे बहुत मदद हो जाएगी। अब क्या होता है, आपका परिवार चलाना हिंदुस्तान में रहकर आपकी मजबूरी है, लेकिन इतना कमाई होगी नहीं, तो इसलिए लगातार वो लोग वहाँ पर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज वगैरह, और ये जो जितनी बाहर की कंट्रीज है यूएसए वगैरह, ये ना रीम्यूनरेटिव पैकेजेस और इंसेंटिव पैकेजेस बहुत अच्छे देते हैं ताकि ये छोड़ के वापस हिंदुस्तान ना चले जाएं। बस इससे पूरे के पूरे प्रोसेस में बस एक दुष्परिणाम निकलता है हिंदुस्तान के लिए, जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं हम लोग, 11th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्रेन ड्रेन अक्रॉस बॉर्डर्स। ब्रेन ड्रेन, ये टर्म याद रखना, ठीक है, ब्रेन ड्रेन अक्रॉस बॉर्डर्स। ये मतलब क्या है, ये वाला इशू जो सबसे पहले इमर्ज हुआ था ना हमारे एनसीईआरटीज के अंदर, वो हुआ था इमर्ज होकर माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की जो कंपनीज हैं जिसमें हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं। भाई अर्पित, हम भी चाहते हैं ना कि यार ये वाला जो हिंदुस्तानी अगर इतना दिमाग, एनर्जी और वहाँ पर वो लगा रहे हैं, डॉक्टर वगैरह जो अमेरिका चले जाते हैं, तो वो हिंदुस्तानी रुक जाएं कम से कम। लेकिन उनका ये कहना है हिंदुस्तान में ऐसा है ही क्या एनवायरनमेंट जो हम वहाँ पर रुकें, हर जगह पैसे खिलाने हैं, दलाली करनी है, ये करना है, वो करना है ना। और हम भाई अगर अगर टैलेंटेड बने हैं अपने दम पर, तो हिंदुस्तान ने हमारे टैलेंट की कदर करने के लिए करा ही क्या है, जब उतना पे स्केल हमें वहाँ मिल रहा है, और जब वर्ल्ड में बॉर्डर्स पे ट्रैवल करने में कोई रुकावट नहीं है, तो हम वहाँ जाके ना कमा लें, क्योंकि अल्टीमेटली बात यहाँ पर प्राइवेट पर्सन की है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत अच्छा रिम्यूनरेटिव पैकेज मिलता है, तो वो आप एथिक्स के अंदर आंसर कोड कर सकते हो, उनके एक दो नाम में जैसे आते हैं कि उनको बहुत ऑफर करा जाता है कि आ जाओ यहाँ पर आ जाओ, लेकिन वो छोड़कर नहीं जाते हैं हमारा देश, कि हम तो अपने हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो जितना आप ये सुनते हो ना कि ये इंडियन सीईओ यहाँ का है, यहाँ का गूगल का बन गया, ट्विटर का बन गया, पेप्सी की वो लेडी बन गई है, ऐसा पेप्सी की सीईओ वो बन गई है, ये ना ये खुश होने वाली बात नहीं होती है, इसमें कोई प्राउड फीलिंग है ही नहीं। ये पूरा का पूरा तो उनकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, हमारा सिर्फ नाम ही तो चल रहा है। हिंदुस्तानी इसी बात के तो बेवकूफ़ है, वो सिर्फ नाम ही नाम में खुश होते रहते हैं पूरी जिंदगी। जैसे मैं आपकी झूठी तारीफ कर दूं, आप पूरे दिन मुस्कुराते रहोगे बैठ के उल्लू की तरह, उन्होंने हमारी तारीफ करी थी। हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आपके लोगों की झूठी तारीफ करता हूँ, ठीक है, लेकिन उससे ना, एक मिनट, उससे एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही उठता है, नेगेटिव रिपरकशन एक यही आता है, डैट वो लोग जो हमारे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर सकते थे ना, इस देश ने उस टैलेंट को क्या कहते हैं, संवार के रख नहीं पाया ये देश, और वो लोग छोड़ के चले गए। ब्रेन ड्रेन मतलब जो दिमाग इस देश की डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में बहुत काम आ सकता था, आर्थिक व्यवस्था को बहुत अच्छी कर सकता था, नींव रख सकता था, मजबूत कर सकता था आर्थिक व्यवस्था को, वो ब्रेन बॉर्डर के अक्रॉस ड्रेन कर गया, यहां पर कूड़ा छोड़ गया, या फिर यहां से मतलब मेन जो टैलेंट है वो उठकर दूसरे देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि है वो दिमाग इस देश की पैदाइश। ये होता है ये कंसेप्ट है ब्रेन ड्रेन अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। ये सब बातें हम कहां सीखेंगे, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट, सीबी सचदेवा, इतनी प्यारी बुक है ये। नितिन सिंघानिया आप भले ही पढ़ लो, 3rd एडिशन क्या, इसका 4th एडिशन आ जाए, 5th आ जाए, नहीं मिलेगा इतना बेसिक उसमें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। जितना मैंने अभी आपको बताया ना, अब ये चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा, अब आप रिलैक्स होकर सुनते रहो बस इसको, अब कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्रेंड्स इन मर्केंडाइज ट्रेड। सबसे पहले तो मर्केंडाइज क्या होता है, ये हाई फाई ये जो टेक्निकल टर्म्स होती है ना, इनमें मत फंसा करो। जैसे भाई अर्पित, एक लकड़ी को लकड़ी भी बोल सकते हैं, वुड भी बोल सकते हैं बुक्स हमारी क्या लगती है, टिम्बर, ठीक है। ऐसी जो गुड्स हैं जिनका खरीदना बेचना होता है उनको मर्केंडाइज कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल तरीके से जो चीज़ें गुड्स का खरीदना बेचना होता है उसको मर्केंडाइज कहते हैं। तो ट्रेंड्स क्या है मर्केंडाइज ट्रेड के, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है हमारा एनुअल मर्केंडाइज ट्रेड, और उसका एक्सपोर्ट कितना है यूएस डॉलर में देखें तो 422 बिलियन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कौन कौन से लीडिंग एक्सपोर्ट आइटम्स रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स की इंडस्ट्री तो हमारे देश में बूम कर रही है ना, अभी प्रीवियस चैप्टर्स में ही देखा ना इकोनॉमिक सर्वे के हमने, है ना। पैसा काफ़ी ज़्यादा आ चुका है ना, एफडीआई इन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना,
एंड वो रेडी है ना बबल बनने के लिए, पूरा का पूरा फटने के लिए बहुत अच्छे से। और मैंने आपको उसका उसके बारे में भी बताया था कि आप हाँ अगर ऐसे कोई शेयर्स होते तो आप इनमें पैसा लगा सकते हो आने वाले टाइम के लिए। इससे सिमिलरली आप जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ईवी सेक्टर है जो, उसमें भी आप ये वाला काम कर सकते हो, आने वाले टाइम में वो भी बूम करेगा। ट्रेंड्स क्या है सर्विसेज एक्सपोर्ट के? एक्सपोर्ट जो हुआ है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो हमने ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमने करा है रो में, वो सिर्फ गुड्स नहीं सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट करा है। इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो रहा है 254.5 बिलियन US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2022, और 2021 के कंपैरिजन से 23.5% की ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर के अंदर। इसको हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ही देख लिया था। मैं इसलिए बोल रहा था बार बार आपसे कि कनेक्टेड ही है ये सारा, ये सारा का सारा एस्पेक्ट कनेक्टेड ही है। सर्विसेज के बारे में देखा था ना, पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो यही वाली बात आप वो कर रहे हैं, ठीक है। तो चैप्टर याद रखना 10 11 ये 9 10 11 12 सारे कनेक्टेड हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विसेज जो हैं, इन दोनों को कंबाइन अगर आप करो तो इंडिया के टोटल सर्विस एक्सपोर्ट में इनका योगदान 60% से भी ज़्यादा है। और इसी वजह से तो इन सेक्टर्स में FDI इनफ्लो भी आपको देखने को मिल रहा है। इस वाली बात को कहाँ कवर करा था हमने? यहाँ पर, ये देखो, करा था नहीं, सर्विसेज और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा योगदान है इनका, और इसकी वजह से यहाँ पर FDI इक्विटी इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। साल 2022-23 में हमने 6 महीनों को पकड़ के चला था यहाँ पर इसके ट्रेंड को जानने के लिए। ये वाली बात वो आपसे यहाँ पर कर रहा है। और इंडिया की रेमिटेंसेस की अगर एक बार यहीं पर बात कर ले, अगर हम लोग 2022 में कितनी आई है, ये जो 100 है ना, दिस इज़ 100 बिलियन US डॉलर, ठीक है। टॉप रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है इंडिया। उसके बाद नंबर आता है ये यहाँ पर लिखे हुए अलग अलग नंबर, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, पाकिस्तान, फ्रांस, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड वियतनाम। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, दिसंबर 2022 तक की अगर हम लोग बात कर लें, मतलब इकोनॉमिक सर्वे ने काफ़ी मेहनत करी है, क्योंकि 31 जनवरी को तो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज ही हुआ है। दिसंबर 2022 तक के डेटा को यहाँ पर लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे, वो हमारे पास कितने हैं? 563 बिलियन US डॉलर। अब एक लाइन सुनना, ये मतलब मान लो कि इतना इतना नंबर हमें दे रखा है, इतने इतने बिलियन डॉलर के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। अब इधर आगे लाइन लिख रखी है कवरिंग 9.3 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट। इसका सिंपल सा दोस्तों ये मतलब होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इस लाइन का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व्स, मतलब बाहर से जो भी हमने जो सर्विसेज दी, एक्सपोर्ट करी, गुड्स मर्केंटाइज जो एक्सपोर्ट करे, हमें पैसों की जो प्राप्ति हुई है, अब हमें बाहर से अगर कल को कुछ मंगवाना है और पे करना है, तो हमारे पास इतना पैसा आ गया कि हम लोग लगभग 9.3 मंथ्स के इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं इस पैसे से। अब कल को इंडिया अभी इस पोजीशन में है क्या कि आने वाले एक डिकेड के अंदर वो ये बोले, या कोई भी कंट्री बोले, चाइना भी इनफैक्ट ये बोले कि हम इंपोर्ट करते ही नहीं है। इंपोर्ट तो करना ही पड़ता है ना, ऐसी कोई कंट्री जो इंपोर्ट ना करती हो बिल्कुल भी वर्ल्ड में, बताओ कोई भी कंट्री है ऐसी? वो एक्सपोर्ट ना कर सके ये समझ में आता है कि वो इतनी सक्षम नहीं है, लेकिन इंपोर्ट तो करती होगी ना। डू यू एग्री? इंपोर्ट करने की मदद से सामान तो, हाँ क्या कोई कुछ बोल रहा है? क्या हो गया? कोई इसमें डाउट है क्या किसी चीज में? इंपोर्ट नहीं मतलब आपके दिमाग में है कोई कंट्री? अच्छा एग्री ना, हाँ मुझे लगा ईशा बोल रहे हो कि नहीं नहीं कंट्री है नहीं करती तो ना। अच्छा USA इतना टॉप की कंट्री है, रशिया है, चाइना है, ये लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते क्या? करते हैं, है ना। अब इंपोर्ट में क्या होता है, वो गुड तो आपके दरवाजे पर पहुंच जाता है, लेकिन पैसा जाता है ना देश से बाहर। पैसा अगर जा रहा है तो आना भी चाहिए। जैसे मतलब मान लो नॉर्मल सी बात, अर्पित अगर आपके खर्चे हो रहे हैं तो वो खर्चे उतने होने चाहिए ना कि आपकी सैलरी के अंडर वो कवर हो जाए, है ना। तो यही है, इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई कर दो कि हमारे देश में जो पैसा हमारे पास आया है और अब जो खर्चे हमारे होंगे, तो लगभग 9 महीनों के खर्चे उससे कवर हो सकते हैं। और खर्चों का मतलब क्या होता है आम भाषा के अंदर अर्पित? अगर आप किसी चीज़ पे खर्चा कर रहे हो तो कोई ना कोई गुड या सर्विस तो मंगवा ही रहे होगे ना अपने घर के दरवाजे। वही चीज़ है यहाँ पर हम भी, और यहाँ पर इस चीज़ में हमारे घर का दरवाज़ा क्या है? देश के अंदर वो जो गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, बस। अच्छा क्या इंडिया सर्विसेज की भी इंपोर्ट करता है?
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बल्क में, क्योंकि इंडिया सीखना चाहता है दुनिया में ये सब चीज़ें क्या चाहता है। एआई का निर्माण क्या हमारे देश में हुआ है बताओ? नहीं ना। और मैं आपको एक बात बताऊं, 9th क्लास के अंदर ना सीबीएसई की बुक आ गई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बहुत डिमांड है दिल्ली में इनकी ट्यूशन्स के लिए, लोग 5-5 हज़ार पर मंथ देने को तैयार हैं। और ऐसी 11th क्लास के अंदर बुक आ गई है एनसीईआरटी की, वो तो आपको पता ही है, मैंने आपको दिखाई थी, बायोटेक्नोलॉजी की। कुछ साल पहले, ऐसे ही एक डिकेड पहले, साइकोलॉजी आया था 11th क्लास के अंदर। ये सारी की सारी जो फील्ड्स हैं, पहले तो हिंदुस्तानी सीखेंगे ना इसको। और मुझे बताओ, ये तीनों चीज़ें एजुकेशन और टेक्नोलॉजी या किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है, सर्विस से रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड है। क्या इंडिया इसका मतलब सर्विस में भी इंपोर्ट करता है क्या? ये तीनों चीज़ें, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे देश की निर्माण है क्या? हमने दुनिया तक पहुंचाई है, दुनिया से हमने मंगवाई है इसको, यहाँ पर सर्विस मंगवाई है ना? तो सर्विस में भी इंडिया अच्छा खासा इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट बिल आते हैं इंडिया के इसके लिए। इंपोर्ट बिल मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है इंडिया को, वो कहाँ से कवर होता है, कहाँ से मीट होता है उसका एक्सपेंसेस? ये फॉरेक्स रिजर्व से। तो एज ऑफ द एंड नवंबर 2022, ये आंकड़ा सुन लेना, इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड। ठीक है। और मेजर सोर्स जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए हमारा है, मतलब हम बाहर के खर्चे कर सकें, इंपोर्ट्स के नीड को मीट कर सकें, और बाहर से आने वाला जितना पैसा है, अपार्ट फ्रॉम देश जितना पैसा बना लेता है, देश में कहाँ से पैसा आ जाता है सरकार के पास? सबसे बड़ा सोर्स क्या है सरकार के पास पैसा जनरेट का? टैक्सेशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, रेमिटेंसेस जो फ्लो होते हैं ना, उससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ायदा मिलता है। सेकेंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, और फर्स्ट है सर्विस एक्सपोर्ट। ठीक है। पैसा इसका मतलब अच्छा खासा हमारे पास आ रहा है, क्योंकि अब देखो, हम लगभग 9 महीनों के इंपोर्ट को मीट कर सकते हैं अपने फॉरेक्स रिजर्व्स के बिल से। ठीक है। लेकिन हम फिर भी इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट तो नहीं कहेंगे ना। बीओपी कौन सी कंट्री मेंटेन कर पाती है वर्ल्ड के अंदर? जिसकी रेवेन्यू साइड इक्वल है उसके एक्सपेंडिचर साइड के? कोई कंट्री है ऐसी? बताओ। ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब कंट्री ना उसकी तरफ एम करती है ईशा, है ना, कि हम बैलेंस करने की कोशिश करें। हाँ, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनको दिक्कत इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनका जो रेवेन्यू साइड है ना, वो ज़्यादा झुका हुआ है उनके एज कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर साइड से। मतलब ये तो फेवरेबल, ये तो गुड कंडीशन हो गई ना। हम क्या बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन में? भले ही ये वाली कंडीशन हो, लेकिन इनके बीच में एटलीस्ट इक्वल टू लगाओ, ये एरो ऐसा ना बन जाए, खर्चे ज़्यादा ना हो जाए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये ना होना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। यहां पर छोटी सी बात दे रखी है, लेकिन देखो, इस वाली हेडिंग को समझने के लिए ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन्होंने तो नॉर्मल तरीके से वर्ड दे दिया। ठीक है। आपको पूरा डेडिकेटेड सीपी सचदेवा में से प्लस नितिन सिंघानिया में से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बीओपी का नाम ही उसका यही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी के लिए एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्या होता है भाई करंट अकाउंट डेफिसिट? डेफिसिट का मतलब पक्का किसी न किसी प्रकार का घाटा है ना? इट इज अ शॉर्टफॉल बिटवीन, जो कि आप प्रोडक्ट्स को सेल करके जो पैसा प्राप्त करते हो टू दूसरी कंट्रीज, एंड जो आप पैसा खर्च करते हो दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। कुल मिलाकर एक्सपोर्ट से कमाया गया पैसा और इंपोर्ट से जो गुड्स है उसके लिए दिया गया पैसा। ठीक है। ये कैसा होता है? खर्चा आपका ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट इतना नहीं हो पा रहा कि उससे अर्निंग हो सके। ये है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बढ़ गया है ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से ये कैसे बढ़ गया है? क्योंकि इंडिया तेल की डिमांड को कम तो कर नहीं सकता, खरीदना तो पड़ेगा, और प्राइसेस बढ़ गया। तो हमारा आप क्या कह सकते हो कि ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स कहां पर जा रहा है? क्या खरीदने में? क्रूड ऑयल खरीदने में। और
मैंने आपको दिखा दिया था वैसे, बस 2 मिनट्स। आपके सामने लिख रहा हूँ, देखो क्रूड ऑयल। ये वाला ट्रेंड हमने डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो। इसके प्राइसेस बढ़ते चले गए थे, बढ़ते चले गए। हाँ, अब कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में थोड़े टाइम की बात पहले की वो प्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। और यही अगर आप इसको, जस्ट अ मिनट, अगर आप ये चीज़ इसको, ये इसका ना ज़्यादा ट्रेंडिंग चार्ट है इसका, ये देखो लगातार लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते चले गए थे यहाँ पर, डेडिकेटेड वे में यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट वॉज लोअर देन द करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब मैं पहले आपको ना मतलब समझा देता हूँ। जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो शो करता है दोस्तों, सबसे पहले करंट अकाउंट के बारे में छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। सरकार के ना 2 अकाउंट होते हैं जब भी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। जो करंट अकाउंट होता है, इसमें सरकार एक लिस्ट बनाती है कि उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हो रहा है गुड्स में और सर्विसेज में। तो वो ना जब करंट अकाउंट की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि उनका एक्सपोर्ट कितना हो रहा है और इंपोर्ट कितना हो रहा है इन गुड्स एंड सर्विसेज में, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड यूज ना करके उसको बोलते हैं इनविजिबल्स एंड विजिबल्स। गुड दिखते हैं आपको, टच कर सकते हो, बताओ, कैन यू फील देम, तो वो होते हैं विजिबल्स। सर्विसेज दिखती हैं आपको, नहीं ना, तो वो होते हैं इनविजिबल्स। इनविजिबल्स के अंदर सर्विसेज, ट्रांसफर्स और इनकम होती हैं, 3 चीजें, सर्विसेज, इनकम या किसी भी प्रकार के ट्रांसफर या ट्रांजैक्शंस। ये तो क्या छोटी सी बात। दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। डोंट वरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अगर सिर्फ इन्हीं 2 को समझाने बैठूंगा ना तो 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। यहां पर होता है कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस इनकम, ये बेसिकली ये शो करता है, ये जो कैपिटल अकाउंट वाली जो साइड होती है, ये शो करता है कि प्राइवेट सेक्टर से प्लस पब्लिक सेक्टर से कितना सरकार के पास नेट फ्लो हुआ है इनकम का इकोनॉमी के अंदर। और यहां पर पैसा किसी भी माध्यम से आ रहा हो, लाइक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, ये सारा का सारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, ठीक है। अब जो कैपिटल अकाउंट जो सरकार का होना चाहिए था अच्छा खासा, ठीक है। और कैपिटल कोई भी जो वर्ड होता है वो ठोस वर्ड होता है ना, इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म को इंडिकेट करता है ना वो कोई भी चीज, तो वो ना इतना ज्यादा हो नहीं पाया हमारा। द सरप्लस ऑफ द कैपिटल अकाउंट वॉज लोअर देन द करंट अकाउंट डेफिसिट। ये होता तो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होता, शायद से डेफिसिट वर्ड ही नहीं होता, फिर घाटा नहीं होता हमें। लेकिन हुआ क्या, कैपिटल अकाउंट को जितना होना चाहिए था वो उतना हो नहीं पाया, ठीक है। उसका जो सरप्लस है इट वाज लोअर देन द करंट अकाउंट डेफिसिट, तो जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। और ज्यादातर फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास कौन सी करेंसी की हैं, बताओ कौन सी करेंसी की, जल्दी बताओ। यूएस डॉलर ना, तो यूएसडी आईएनआर में आपको दिखा रहा हूं, इसका चार्ट भी मैं आपको दिखा चुका हूं पहले। यूएसडी आईएनआर, अब ये देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि इंडियन करेंसी वीक होती चल रही है, कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है। और ये वाली जो चीज़ है, मैं लाइन लगाता हूँ, डेट खुद देखो, ये देखो 1 जनवरी 2018 से लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। नीचे देखो 20 फरवरी 2023 तक, ये देखो आपके सामने है यूएसडी आईएनआर का चार्ट, कि मतलब डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन करेंसी कितनी वो हुई। और ये चीज़ ये दिखा रहा है कि हमारी जो इंडियन करेंसी है वो वीक हो गई, और वीक इस वजह से भी हो गई, ये सब चीज़ों की वजह से कि वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि कैपिटल अकाउंट इतना नहीं बढ़ पाया एज कम्पेयर टू करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है।
जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो रहे हैं। एक्सटर्नल डेट की बात करें, एक्सटर्नल डेट मतलब क्या? इंडिया को कर्जा देना है कि लेना है, क्या शो करता है ये? बाहर की एजेंसी या कंट्री से देना है ना। एक्सटर्नल डेट जो है हमारा वो देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ डेट टू जीडीपी रेशियो। डेट टू जीडीपी रेशियो, सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं। जर्नल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो, ये बेसिकली ये दिखाता है, हम इसको पढ़ चुके हैं वैसे भी अपने स्टैटिक पोर्शन के अंदर, टोटल जो डेट है सरकार का, जो इसको कर्जा है, घाटे में है जो सरकार, वो एज कंपेयर टू जीडीपी की, जीडीपी को देखिए परसेंटेज की फॉर्म में, तो उसके कंपेरिजन में कितना है। यानी कि अगर डेट ही पे करती रहेगी सरकार अपना और जीडीपी इतनी ग्रोथ जनरेट नहीं कर पा रही है, तो ये चीज़ ये दिखाएगा कि सरकार के जो फाइनेंसेस हैं, ये एक शक पैदा कर देता है कि सरकार के फाइनेंसेस क्या सस्टेनेबल हैं। ये बेसिकली एक प्रकार का इंडिकेटर होता है कि सरकार क्या अपने आप को टिका सकती है, फिर देश को चला सकती है क्या, या उसका जो ज़्यादातर पैसा जो कि देश को चलाने में काम आ सकता था, लेकिन वो जीडीपी ग्रोथ का पैसा वो सरकार अपने डेट को पे करने में यूज़ कर रही है, तो सरकार फिर लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाती है। एंड ये अगर बढ़ता चला जाए डेट टू जीडीपी रेशियो, तो कंट्री कहां पहुंचेगी जाकर? एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट क्या होगा इसका? डेट टू जीडीपी रेशियो अगर बढ़ता चला जाए, एपेक्स पॉइंट क्या होगा इसका? हाईएस्ट बबल, सबसे बड़ा बबल बना दिया इसने डेट टू जीडीपी रेशियो ने। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना आपको कि डेट टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? जल्दी बताओ, बोलो। जितनी जीडीपी है उसके कंपैरिजन में डेट जो है सरकार का कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। डेट टू जीडीपी रेशियो अगर एपेक्स पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो क्या होगा? चलो हिंट दे देता हूं, इसकी पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगी? क्या? अरे वो तो ठीक है, अरे यार हमारे, चल अच्छा चलो एक और हिंट दे देता हूं। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या होगा? कौन सा आर्टिकल लग जाएगा, आप तो बता दो यार। हाँ, आर्टिकल 360, क्या नाम है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। लास्ट टाइम कब लगी थी ये? कोविड के टाइम पे नहीं लगी? पक्का? खाओ करंट सरकार की कसम। ठीक है, एक्सटर्नल डेट, ठीक है, सरकार को गिराने का एकमात्र तरीका है अर्पित, कसम खिलवाओ सरकार की, झूठी झूठी किस्में खा लो। एक्सटर्नल डेट जो है एज अ रेशियो टू जीडीपी इट फेल 19.2%। अब आप बता दो कि अगर ये डेट टू जीडीपी रेशियो गिरा है, ये अच्छा इंडिकेटर है बुरा इंडिकेटर है? बताओ। पहले ये 20.3% था, अब ये 19% पर आ गया। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। इंडिया के पास रिलेटिवली लो लेवल ऑफ दो चीजें हैं। टोटल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि सरकार का जो टोटल कर्जा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो बेसिकली कम है, और एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट सरकार के जो शॉर्ट टर्म जो कर्जे हैं वो भी कम है। ये दोनों के दोनों लो लेवल पर है। तो आपसे कोई पूछे, मतलब ध्यान से समझना, अगर आपसे कोई पूछे या फिर इकोनॉमिक सर्वे, ये सॉरी प्रीलिम्स के अंदर अगर इकोनॉमिक सर्वे से वाला क्वेश्चन आ जाए कि रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे हैज पॉइंटेड आउट दैट इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो हैज इम्प्रूव्ड बाय 1 परसेंटेज पॉइंट, व्हाट आर द प्रोमिनेंट रीजंस फॉर दिस, और अगर स्टेटमेंट आए कि इंडिया में लो लेवल ऑफ टोटल डेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और शॉर्ट टर्म डेट भी सरकार के कम है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट, तो क्या इनमें से दोनों स्टेटमेंट ठीक है? और मेंस की आंसर राइटिंग में या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछे कि मिस्टर जैद आप ये बताइए कि रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे ने अभी, जैसे मतलब आप 2024 में बैठे हो इंटरव्यू में, 2024 के लिए
और आपसे भी पूछा जाए कि इकोनॉमिक सर्वे पिछले 1-1.5 साल से ये बता रहा है हमें कि भारत की सरकार का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया है, 20% था 19% पे पहुंच गया है। तो उसके पीछे प्रोमिनेंट रीजंस क्या हैं? यही हैं 2 प्रोमिनेंट रीजंस। मेंस में अगर आ जाए, आपको याद ना है ना, तो मेंस में हमेशा ऐसा नहीं होता कि 150 वर्ड का वाला आपको 2 पेजेस भरने ही भरने हैं। ये 2 प्रोमिनेंट रीजंस हैं, तो बस दिस इज डन। डेट टू जीडीपी रेशियो को एक्सप्लेन करो, बस शांति से बैठ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। एडिशनल पॉइंट खुद से बनाने की कोशिश मत करना कभी भी, अगर याद ना हो। मैं अगेन आपको हर लेक्चर के अंदर ये बोलता हूँ, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कुछ नई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। बेस अगर स्ट्रांग है आपका तो आप सोच सकते हो उसके इर्द गिर्द रहकर दायरे में, लेकिन आपको ऐसा लगता है, ऐसा हुआ होगा, ये वर्क नहीं करती पॉलिटी इकोनॉमी में। आपके होने लगने से कुछ नहीं होता। ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग ट्रेड, हमारा जो ट्रेड डाइवर्सिफाई हो रहा है, ग्रो हो रहा है। आपको यहां से 2 पॉइंट्स ना मेंस की आंसर राइटिंग में मिल जाएंगे, और पेपर 2 के अंदर और पीएसआईआर के अंदर जो आईआर का जो पोर्शन होगा, उसमें अगर आपको ये पूछे कि हमारा भारत का जो व्यापार है मर्केंटाइज गुड्स की फॉर्म में और सर्विसेज की फॉर्म में, तो वो कैसे बढ़ता चला गया, तो उसका आईआर एंगल अगर आपको पेश करना हो ना, तो उसके लिए ये 2 पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। साल 2022 में इंडिया ने इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया को एक वाइड प्लेटफॉर्म मिल गया अपने गुड्स की पहचान बनाने के लिए। और दूसरा प्लेटफॉर्म मिला, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साइन करा उसने, ठीक है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये वाला साइन करा था, यूएई के साथ ये वाला साइन करा है, CEC है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कोई वर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद इंडिया अपनी मार्केट को डाइवर्सिफाई करता जा रहा है, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देता चला जा रहा है, और उसी के नए पार्टनर्स जो आए हैं और ज़्यादा मार्केट को जो बढ़ावा जो मिला है इंडिया को, उसके लिए कदम बढ़ाया है ब्राज़ील ने, साउथ अफ्रीका ने और सऊदी अरेबिया ने। इतना इनसे व्यापार पहले नहीं था। साल 2022 में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इन कंट्रीज में होने लगा है, ठीक है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का। रेमिटेंस, आप वर्ड जानी गए हो, इट रेफर्स टू द मनी डेट इज सेंड और ट्रांसफर टू अनदर पार्टी, यूजली आपके रिलेटिव, आपके घर परिवार वगैरह। ओवरसीज मतलब आप काम कर रहे हो अमेरिका में, पैसे भेज रहे हो हिंदुस्तान में अपने परिवार वालों को। रेमिटेंसेज कैन बी सेंड थ्रू अ मीडियम ऑफ वाया ट्रांसफर, मतलब कुछ भी करके आप, मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ भी करके। जैसे मैं अभी आपको एक रिसेंटली एक बात बताता हूँ, हमारे ट्रेडिंग अनलिमिटेड चैनल के अंदर वसीम एक पर्सन है, तो वो अभी कतर के अंदर आई थिंक चल रहा था ना ये फीफा, वहीं ऑर्गेनाइज था ना, हाँ। तो वो कतर के अंदर जो प्लेयर्स को लग जाती है ना, तो जो इन हर एक टीम में जो मेडिकल स्टाफ होता है इनका, तो वो उसमें काम कर रहा था। तो उसने बोला मेरे को आपको ज्वाइन करना है और मैं कतर से आपको पेमेंट मतलब ये भेज देता हूँ। तो मैंने उसको अपनी अपनी फ़ीस बताई और उसने मुझे वहाँ से पेमेंट कर दी थी, और वो अभी वहीं पर है, आया था हिंदुस्तान, लेकिन जब उसने मेरा कोर्स ज्वाइन करा था तो उसने मुझे पैसे वहीं से मतलब भेज दिए थे, ट्रांसफ़र करवा दिए थे। अब जिस भी मोड के थ्रू उसने करवाया हो, मेरे बैंक अकाउंट में उसने अकाउंट डिटेल मांगी थी, क्योंकि मैंने उसको, हर किसी को मैं यूपीआई सेंड करता हूँ। उसने बोला यूपीआई मत दो, आप यहाँ से नहीं हो पाएगा, मैं अभी कतर के अंदर हूँ, ऐसा ऐसा फीफा वर्ल्ड कप वगैरह को संभाल रहा हूँ और मेडिकल स्टाफ में हूँ, आप मुझे अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दो। तो मैंने वही अपना IFSC कोड और जो भी अकाउंट डिटेल्स जो भी सब होती हैं वो भेज दिया था। उसने मुझे पैसे भेज दिए थे। तो जो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था ना, वो एक अलग प्रकार के ट्रांजेक्शन का था, लेकिन कुल मिलाकर बात ये थी कि मेरे पास पैसे पहुँच गए थे, ठीक है। तो ये होता है वायर ट्रांसफ़र, किसी भी माध्यम से आप मतलब करो, ये चीज़ होती है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि तार लगा के बेचते हैं पैसा, ठीक है, ये अलग चीज़ है। अब इकॉनमी ऐसी होती है उठपटांग से, ये इकॉनमी से ना कुछ भी लिखते रहते हैं, इसलिए इकॉनमी ना कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, उसमें कोई ना कुछ इन्वेंशन होती रहती है टर्म्स की। फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब ये भी एक अलग सी बकलोली टर्म है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सुनने में लग रहा है फ्री, लेकिन कुछ भी फ्री है नहीं, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है कि 2 कंट्रीज़ के बीच में या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में एक ना आपसी सहमति होती है कि इतने इतने एरियाज़ में ना हम दोनों एक दूसरे के लिए ये चीज़ें रिलैक्स कर देते हैं। आप 5 गुड्स हमारे आएंगे तो हम आप पे ड्यूटी नहीं लगाएंगे, हमारे भी 5 गुड्स आपके आए तो आप भी ड्यूटी मत लगाना, ठीक है, बॉर्डर ड्यूटी या किसी भी तरह की ड्यूटी। और ये FTA किसी भी चीज़ के लिए साइन हो सकता है, बस ये 2 कंट्रीज़ के बीच में जो प्रधानमंत्री की मीटिंग हो या राष्ट्रपति की मीटिंग हो, प्रधानमंत्री टू राष्ट्रपति की मीटिंग हो, उसमें ये चीज़ साइन मतलब साइन हो जाती है। इसको कई लोग IR की भाषा में फटा बोलते हैं,
ठीक है, FTA, कई लोग इसको फटा बोलते हैं, ये फटा जोड़ा कुछ भी नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। तो इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, जहाँ पर जो देश हैं वो कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस जो होती है उसके ऊपर एग्री करते हैं, जो कि दोनों कंट्रीज के गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रही होती हैं। यानी कि दोनों कंट्रीज को एक पर्टिकुलर टाइम पर जब ये रियलाइज होता है कि इस एरिया के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर गुड्स एंड सर्विसेज का हमारा आदान प्रदान हो रहा है एक दूसरे के देशों के अंदर, तो ये चीज ना आपके लिए लाभदायक है ना हमारे लिए लाभदायक है, चलो टेबल पे बैठ के एक बारी बात कर लेते हैं। तो यहां पर दोनों कंट्रीज कभी कभार कुछ प्रोटेक्शंस के बारे में भी बात करती हैं कि इन्वेस्टर्स को बेसिकली हम लोग सहूलियत दें, फेयर एनवायरनमेंट दें। जैसे कोई कंट्री भारत को ये बोल रही है, देखो आप अगर फालतू का टैक्स लगाते रहोगे, करते रहोगे, हम तो समझौते के थ्रू आपके देश में अच्छा खासा निवेश करना चाहते हैं, हमारी जो कंपनीज हैं वो आपके आने का प्लान बना रही हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि भारत की सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं MNCs को लेकर वो रुख बदलती रहती हैं। जैसे आप लोगों का बजट आता है, आप एकदम से कभी टैक्स को इतना बढ़ा देते हो, कभी एकदम से इतना कम कर देते हो। इन सब चीज़ों को लेकर समझौते जब दो देशों के बीच में हो सके तो उसको FTA बोलते हैं। अब एक बात और समझने वाली है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री के लिए अगर सरकार ने वो चीज़ें कम करी हैं, जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि यार मेरी गर्लफ्रेंड है, उसने मुझसे ये बोला कि चलो यार मैं भी ना IAS की तैयारी करूँगी, ठीक है, मैं तुम्हारे घर में मिसेस दुबे बनकर आऊँगी और मुझे ना कलेक्टर नहीं बनकर आऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने बोला दिव्यांग लेकिन देखो रिलेशनशिप अलग जगह है, धंधा अलग जगह है, तो तुम्हें मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे। तो मैं कहा नहीं यार पैसे वैसे की क्या दिक्कत है, तो बैठ जाओ। तो उसने कहा कि नहीं यार पैसे नहीं दूंगी तो फिर मेरा मन भी नहीं करेगा और कंसिस्टेंसी नहीं आएगी मेरे अंदर, तो हमारे बीच में जो भी समझौता हुआ। अब मान लो कि मैं किसी से मान लो ले रहा हूँ 25,000 रुपये, तो उससे मैंने बोला कि तुम्हारा जितना बन सके तुम उतना दे देना अगर तुम देना ही चाहते हो, और उसने दिए मुझे 15,000 रुपये। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके लिए मैंने 15,000 कर दिए तो मैं दुनियादारी के लिए सबके लिए 15,000 रुपये फाउंडेशन कोर्स की फीस करता रहूँगा। तो यहाँ पर FTA का एक सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि अगर एक कंट्री या एक, वैसे एक रीजन के लिए तो कभी कोई कंट्री नहीं करती कि पूरे एशिया पूरे यूरोप के लिए ऐसा करते, एक कंट्री के लिए अगर जो चीज़ें कम कर दी गई हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हटा दी गई हैं, इन्वेस्टर्स को प्रमोट करने के लिए जो पॉलिसी ला दी गई हैं, तो वो सारी की सारी कंट्रीज़ के बीच में ऐसा नहीं हो पाता है फिर वो कि मतलब भारत ने जिसके लिए रिलैक्सेशन दी है तो वो सारे की सारी कंट्रीज़ के लिए रिलैक्सेशन दे देगा। इस प्रकार के क्योंकि ऊट पटांग क्वेश्चन निकलते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में कि FTA जब एक के साथ साइन हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट और उसके कुछ कुछ प्रोविजंस, कुछ भी एग्जामिनर उल्टा सीधा कुछ भी कोट कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि जनरली सारी कंट्रीज़ के ऊपर फिर ये लागू हो जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि 1 to 1 बात होती है। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमंग अदर टॉपिक्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपकी कोई भी एक इन्वेंशन है, इनोवेशन है, जिसको हम लोग एक टर्म से डिनोट करते हैं, कोनोट करते हैं। ये अच्छा वर्ड है, आपको सुन के अच्छा लगेगा, इसको यूज करोगे ना तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड। आपकी इन्वेंशन के लिए आज से आप ये वर्ड यूज करना, जब भी आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वर्ड को यूज करोगे ना तो इन्वेंशन यूज मत करना। इन्वेंशन जनरली ऐसी मानी जाती है, किसी मशीन की इन्वेंशन, ट्रेन की, और उसकी IP के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए ना एक टर्म यूज होता है ब्रेन चाइल्ड। ठीक है, ब्रेन चाइल्ड मतलब आपके दिमाग ने कुछ सोचा, कुछ भी, आपने एक बुक लिखी, एक म्यूजिक कंपोज करा, ठीक है, या आपके दिमाग में कोई आइडिया था, कोई आपने फिल्म बनाई, एक शॉर्ट स्टोरी बनाई, कुछ भी अगर आपने ऐसा करा और वो दूसरे कोई भी इंसान चोरी ना कर ले, तो आपको पता होगा। वैसे मैं इन सब की चीज़ों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करवाऊंगा स्टैटिक पोर्शन में, एक बार वो वाला चैप्टर हमारा आने तो मैं आपको बताऊंगा। बच्चों को नहीं पता होता कि पेटेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। मैं ये सारे डिफरेंसेस आपको कवर करवाऊंगा कि हाउ पेटेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कॉपीराइट, कॉपीराइट IP राइट से कैसे अलग है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए ना दो कंट्रीज आपस में ये सब चीज़ें साइन करती हैं। अब आप कहोगे IP का एंगल कैसे आ गया यहाँ पर? मान लो भारत और इंडोनेशिया के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, तो भारत और इंडोनेशिया, भारत ने एक कोई दवाई बनाई औषधियों को यूज करके, मतलब वो करके, या फिर किसी एक पर्सन ने, भारतीय मूल के किसी पर्सन ने मतलब वो चीज़ बनाई, वो कोई दवाई बनाई या कोई भी ऐसी कोई औषधि वगैरह यूज करके एक टॉनिक बनाया, एक कफ सिरप बनाया, कोई भी एक दवाई बनाई, कुछ भी बनाया। अब वो चीज़ ना वो राइट रिजर्व करवा सकता है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं
इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो जान सके कोई भी करके, लेकिन ये सेम चीज़ दोबारा कोई प्रोड्यूस ना कर सके। यानी कि छोटा एग्जांपल, अगर बाजार के अंदर क्रॉसिन आ रही है ना, और आप में से कोई एक मेडिकल फील्ड में है, आप फार्मास्यूटिकल के बारे में सब कुछ जानते हो, तो आप बाजार में क्रॉसिन का पत्ता दोबारा रीलॉन्च ना कर सको क्रॉसिन 2.0 के नाम से या कुछ भी नाम से, आप वो सॉल्ट्स यूज कर सकते हो, लेकिन वो सेम क्रॉसिन आप अपने घर पे बनाकर आप उसको बाजार में लॉन्च नहीं कर सकते हो। लेकिन ये वाली बात जो मैंने एग्जांपल आपको दिया ना, थोड़ा सा अब की सिचुएशन में मैच नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि अब ना वर्ल्ड में डिबेट छिड़ गई है कि यार फार्मास्यूटिकल के ऊपर ना ये आईपी राइट्स और कॉपीराइट देना ना बंद कर दिया जाए। वो इस वजह से यार यहाँ पर ना लोगों की जान की कीमत होती है इसके साथ जुड़ी हुई। किसी ने अगर इन्वेंट कर लिया अगर इस चीज़ को, तो वो 25 साल 40 साल के लिए इस चीज़ को रिजर्व करवाना चाहता है कि मेरे से परमिशन लिए बिना कोई इस चीज़ को यूज़ ना कर पाए, प्रोड्यूस ना कर पाए। लेकिन उसमें कितनी सारी जानें बच सकती हैं वो सफ़र करेंगी सिर्फ पर्सन अपने करोड़पति अरबपति बनने के सपने को लेकर दूसरों की जो जान है उसको दाव पे नहीं लगा सकता। इसी चीज़ को सरकार ने भी हिंदुस्तान में एक्सेप्ट करा, और फार्मास्यूटिकल की दिशा में जो प्राइवेट कंपनियां इतनी महंगी महंगी दवाइयां बनाती थी, इन्हीं चीज़ों को राहत देने के लिए जो दवाइयों में जो सॉल्ट्स यूज होते थे, देखो हर एक दवाई के अंदर ना जो केमिकल्स यूज होते हैं ना, मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको ना केमिस्ट्री की भाषा में सॉल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉल्ट्स हैं उनको यूज करके सरकार ने सेंटर्स खोले हैं। प्रधानमंत्री, ये कौन से सेंटर्स हैं, जन औषधि है ना, जन औषधि, ये जो सेंटर्स है दिल्ली में बहुत हैं, आप लोगों के स्टेट्स में भी होंगे, है ना। तो जनरली यहाँ पर आपको हर चीज़ें सस्ती मिल जाती है, जैसे वही जो आप दवाइयाँ लाते हो ना, मतलब ब्रांड हालांकि अलग होता, नाम उसका अलग होता है, कुछ भी होता है, लेकिन वो असर उतना ही करते हैं, उनका ये कहना है, क्योंकि उसमें सॉल्ट्स कंटेंट बराबर है। और इन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेन करा गया है। जैसे आप उनके पास गए, आपकी मम्मी या पापा के लिए किसी डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, आप उधर गए और आपने बोला कि ये वाली दवाई दे दो, तो कोई पहली बार गया जैसे जन औषधि, तो वो बोलेंगे, ये आपने फोटो दिखाई कि ये दवाई है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ये वाली दवाई नहीं है, दूसरी ले जाओ। तो अब आपका मन डगमगाएगा, नहीं है डॉक्टर ने तो कुछ लिख कर भेजा था, मम्मी पापा वैसे बीमार हैं, ये हैं वो है। तो वो ना इन लोगों को ट्रेनिंग इनिशियली दी गई है कि पब्लिक को कन्विंस करने के लिए आप ना एक बारी, ये लोग जानते हैं, सारे नाम जानते हैं जो आप दवाई लेकर आए उसके, तो उसकी फोटो और बगल में ये जो जन औषधि की दुकान पे जो दवाई मिल रही है उसके पीछे वो आप कहेंगे कि आप फोटो को और दवाई की शक्ल को मत देखो, आप इसके पीछे सॉल्ट्स पढ़ो। सेम सॉल्ट यहां पर आपको मिलेंगे और ये आपको सस्ते रेट पे मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर दवाइयों के अंदर ना एक चीज़ यूज होती है जिसको हम लोग मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, हम लोग चाइना से बहुत ज़्यादा उसको इंपोर्ट करवाते हैं, मैं आपको बताऊंगा वो नाम। तो अब ना वो हमारे देश के अंदर बनने लगा है, सरकार उसके लिए बहुत अहम कदम उठा रही है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। तो जो चीज़ देश में प्रोड्यूस होती है, बल्क में प्रोड्यूस होती है, दवाई ऐसी चीज़ है कि वो बल्क में प्रोड्यूस होती है, उसकी डिमांड तो रहेगी ही रहेगी, और लोगों को सस्ती मिल जाए तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो धीरे धीरे करते करते हम ना इम्पोर्ट से, या फिर जो कंपनियां इतनी महंगी महंगी जो चीज़ें बना रही है, कंपनियां क्लेम करती है हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है, इंटेलिजेंस मशीनरी ये वो नॉलेज वॉलेज सब वो कुछ करके बाहर बाहर से उनका जो भी नारा है कि हमें फॉरेन कंट्रीज़ के साथ ये सब करना पड़ता है, उधर से सामान मंगवाना पड़ता है। अब हमारे देश के अंदर ये जो सॉल्ट्स को प्रोड्यूस करके सॉल्ट्स को यूज़ करके जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है सस्ती हैं, तो ये काफ़ी लोगों को राहत पहुँचा सकती हैं। और प्राइवेट केमिस्ट शॉप वाले क्या कहने लगे हैं कि जब उनका धंधा पिटने लगा है कि सर जी मैडम जी आप यही सोच कर देखो कि आपको 100 रुपये की चीज़ कोई 15 रुपये में 25 रुपये में कैसे दे देगा, क्वालिटी मैटर्स, ये वो मैटर। लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है कि आप लोग ना सॉल्ट्स को पढ़ो, एक बारी कंटेंट को पढ़ो, कि जो जिस चीज़ में दो कंटेंट सेम है उसकी पैकेजिंग अलग अलग कर भी जाए, कर भी दी जाए, तो क्या दिक्कत है फिर उसके अंदर। ये चीज़ है। जैसे अर्पित एक छोटा सा एग्जांपल, कोका कोला, भले ही उसका फ्लेवर बिल्कुल मैच नहीं कर पाता, लेकिन हिंदुस्तान में चीज़ चलती ना कैंपा कोला है ना, रिमझिम, बंटा की बोतल, लाइम सोडा, पेप्सी, वो चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा चैप्टर था, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।